वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो विज्ञान का पेपर 24 मार्च को होने वाला है उसका जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों ये हमारा पेपर नंबर 1 है। इसके बाद एक पेपर और लेके आएंगे। अगर आपने दोनों पेपर कंप्लीट देख लिए, सारे क्वेश्चंस को आसानी से हल करके देख लिया, तो बच्चों आप 80 में से 60 नंबर के सवाल तो 100% करके ही आओगे। तो बच्चों दोनों वीडियो है, दोनों को पूरी देखनी है। साथ ही ये जो फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सभी के आंसर भी साथ में देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों पहला सवाल है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है वो हमें बतानी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, चना एक रबी की फसल है। दूसरा सवाल है, भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो बच्चों वो हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। खरपतवार नाशी का उदाहरण क्या है वो हमें बताना है। तो बच्चों 2,4-D क्या है, खरपतवार नाशी है। जो हमारी जो फसल उगती है उसके साथ में जो भी अवांछित पौधे होते हैं बच्चों उनको खरपतवार बोलते हैं, और उनको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है। तो बच्चों उसको कोक नाम से जाना जाता है। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश क्या कहलाता है। बच्चों यहाँ पर हमें बताना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, धनावेश। मानव नेत्र की पुतली का साइज किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो बच्चों परितारिका के द्वारा। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है। तो बच्चों हमें पता है जो प्रकाश है उसका कितना रंग होता है, एक श्वेत प्रकाश होता है, वो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है बच्चों, 7 रंगों में। और 7 रंगों की जो पट्टी है वो किसके कारण होती है बच्चों, प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 नंबर का है कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम हमें बताने हैं। चलो बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से रोग है। पहला हो जाएगा बच्चों मलेरिया, और दूसरा क्या हो जाएगा, अमीबा पेसिस। अगला सवाल है, ऊष्मीयमान को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक भी लिखिए। तो बच्चों ऊष्मीयमान यानी किसी ईंधन के 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों उसका ऊष्मीयमान कहा जाता है। यानी 1 किलो कोई भी ईंधन है उसको जलाने पर जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसको हम ऊष्मीयमान कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम के नाम से इसका मात्रक रखा गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, निषेचन किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास 2 चीजें होती है, एक तो नर होता है, एक क्या होती है, मादा। नर के अंदर बच्चों क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। मादा अंदर क्या बनते हैं बच्चों, अंडाणु। इन दोनों का निषेचन होता है जिससे किसका निर्माण होता है बच्चों, युग्मनज का निर्माण होता है। तो बच्चों परिभाषा क्या हो जाएगी, नर और मादा युग्मों के, यानी नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु के संलयन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। अगला है, आवर्ती को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक बताना है। तो बच्चों हमें बताना है कि आवर्ती किसे कहते हैं, यानी प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती। इसको किससे लिखते हैं बच्चों, एफ से। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, हर्ट्ज होता है। क्या होता है बच्चों, हर्ट्ज होता है। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर बोला है कि हमें ए को बी से मिलाना है। तो पहला यहाँ पर बच्चों बीमारियां लिखी हुई है कि जुकाम और इन्फ्लुएंजा, ये किसके द्वारा फैलती है वो हमें बताना है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, विषाणु जनित रोग हो जाएगा। डेंगू के वायरस का वाहक, यानी डेंगू किसके द्वारा फैलता है। तो बच्चों वो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया की बात करें तो बच्चों ये किसके द्वारा, प्रोटोजोआ जनित रोग है। साथ ही है टाइफाइड या टीबी, तो बच्चों ये किसका हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग हो जाएगा। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाएं तथा ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोमबत्ती का चित्र बार बार पूछा जाता है। तो हमें क्या बताना है, एक तो मोमबत्ती का चित्र और ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है ये भी बताना है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके अंदर देखो कौन कौन सी ज्वाला है। सबसे बाहर वाला भाग क्या होता है बच्चों, सबसे गर्म भाग होता है, और जिसका क्या होता है, पूर्ण दहन होने पर कौन सी ज्वाला निकलती है, नीली ज्वाला। अंदर वाला भाग होता है जिसका कम दहन होता है, तो बच्चों इसे कौन सी ज्वाला बनती है, पीली ज्वाला बनती है। सबसे कम गर्म भाग जो सबसे अंदर की ओर होता है, तो बच्चों बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र हो गया, और ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास मोमबत्ती है। अगला सवाल है, इसी के अंदर में पूछा गया था कि उसमें मान क्या होगा, तो बच्चों किलो जूल प्रति किलोग्राम होगा इसका मात्रक। अगला है सवाल हमारे पास जिसके अंदर बोला है कि बच्चों देखो, एक तो सिंचाई, जुताई, फसल, ड्रिप तंत्र, खाद, मिट्टी की तैयारी। इनमें से हमें बच्चों नीचे 4 खाली स्थान दे रखे हैं और हमें ऊपर कितने 6 शब्द दे रखे हैं। तो हमें बच्चों यहाँ पर फिल करना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग में लिया जाएगा।
जब एक ही फसल के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो बच्चों उसको किस नाम से जाना जाता है? फसल के नाम से जाना जाता है। एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे तथा अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होता है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो जाएगा? खाद। क्या हो जाएगा? खाद। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता बच्चों? हमारा सिंचाई कहलाता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंचाई। फसल उगाने से प्रथम चरण की मिट्टी क्या कहलाती है बच्चों हमारे पास? अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर होगा तैयारी करना। क्या हो जाएगा बच्चों? मिट्टी की तैयारी। तो इसका आंसर क्या होगा? मिट्टी की तैयारी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हमने जो इसके खाली स्थान वाले प्रश्न थे सभी को हमने देख लिए। अब बच्चों इसका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो बच्चों 16 नंबर के अंदर बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। पहला है गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसको कंठमणि के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंठमणि। दूसरा है यौनारंभ के साथ वृषण किस हार्मोन का स्रावन करता है? तो बच्चों वृषण का मतलब क्या हो गया? नर की बात की जा रही है तो नर के अंदर कौन सा हार्मोन होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा बच्चोों? टेस्टोस्टेरोन। अगला है थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों इसको घेंगा, गलगंड या जठर रोग भी कहा जाता है। मेंढक के लाखा से वैक्स बनने का परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा? कायांतरण। क्या हो जाएगा बच्चों? कायांतरण कहलाता है। अगला है सत्य और असत्य बताना है। तो देखो पहला सवाल है किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का अथवा खिंचाव क्या कहलाता है बच्चों? बल कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। अगला दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच लगने वाला बल लगता है, ये भी क्या हो गया बच्चों? सत्य। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो कुल बल दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर होगा। बिल्कुल, ये भी क्या होगा? सत्य होगा। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो बच्चों कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। तीनों तो सत्य हैं, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, संक्षेप में बताना है कि वनस्पति जात और प्राणी जात किसे कहते हैं? तो चलो बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा वनस्पति जात, यानी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। यानी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वहां के वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वहां के प्राणी जात कहलाते हैं। यानी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तो वनस्पति जात, अगर उसके जीव जंतु की बात हो तो उसको प्राणी जात कहा जाता है। दूसरा सवाल है बच्चों इसका, पहला तो हो गया, दूसरा क्या बोला है कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वन्य जीव अभयारण्य यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखा जाता है। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना प्रतिबंधित होता है। तो वन्य जीव अभयारण्य का मतलब हो गया बच्चों ऐसा क्षेत्र जहाँ जो भी पेड़ पौधे हैं उनको प्राकृतिक आवास में संरक्षित, यानी उनको सुरक्षित रखा जाता है, शिकार नहीं कर सकते वहां पर, ना वहां की जो पेड़ पौधे उनको काटा जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जीवों के साथ साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को भी संरक्षित दिया जाता है। ये मानव गतिविधियों का सख्त प्रतिबंध होता है। तो बच्चों दोनों के अंदर की बात करें तो यहाँ पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल जो भी है उनको भी इसके साथ अगर हम जोड़ दें तो बच्चों क्या कहलाएगा हमारा? ये राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये एक विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ वन्य जीवों, पौधों, सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखा जाता है। यहाँ स्थानीय समुदाय को भी रहने और अपनी प्रारंभिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति होती है। यानी पेड़ पौधों और जंतुओं के साथ मानव भी वहां पर रह सकता है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। अगला है बच्चों यहाँ पर सवाल, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स क्यों पहनता है, व्याख्या कीजिए। यानी हमें बताना है जो भी खिलाड़ी होते हैं तो बच्चों वो जो भी जूते पहनते हैं उनके अंदर स्पाइक्स होता है। स्पाइक्स यानी बच्चों यहाँ पर खांचे बने हुए होते हैं, कीले लगे हुए होते हैं। वो क्यों लगाते हैं बच्चों? घर्षण बल का मान बढ़ाने के लिए। यानी घर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो पकड़ क्या होती है बच्चों? मजबूत होती है। चलो देख लेते हैं आंसर। खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनता है ताकि जमीन के साथ उसकी पकड़ मजबूत हो जाए। कीलदार जूते जमीन में धंस जाते हैं जिससे खिलाड़ी के दौड़ते या चलते समय बेहतर स्थिरता मिलती है। यह उन्हें फिसलने से रोकता है, उन्हें तेजी से दिशा में चलने में मदद करता है। तो बच्चों कील होने से क्या होगा? घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा जिससे उनकी जो पकड़ है वो मजबूत होती है। घर्षण बल बढ़ने के लिए कीलदार जूते जमीन के साथ घर्षण बल को बढ़ा देते हैं जिससे खिलाड़ियों को दौड़ते समय बेहतर पकड़ मिलती है और तेजी से आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर जिसके अंदर बोला है कि श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो बच्चों देख लेते हैं श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां क्या होती है।
तो बच्चों श्रव्य ध्वनि का मतलब जिसको हमारे कान सुन सकते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है उसको हम सुन सकते हैं। और बच्चों अश्रव्य ध्वनि का मतलब हो गया जो 20 हर्ट्ज है उससे क्या होगी बच्चों, कम होगी, या 20,000 से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उस ध्वनि को अपन सुन नहीं सकते, तो वो क्या कहलाती है, अश्रव्य ध्वनि। वे ध्वनियां जिन्हें हम सुन सकते हैं श्रव्य ध्वनियां कहलाती है। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। तो बच्चों 20 से लगाकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है उसको हमारे कान सुन सकते हैं, तो बच्चों वो श्रव्य ध्वनि कहलाती है। अश्रव्य यानी वे ध्वनियां जिनमें हम सुन नहीं सकते, अश्रव्य ध्वनियां कहलाती। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला है बच्चों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की क्या बोला है। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो बच्चों प्लस और माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जबकि विपरीत आवेश यानी बच्चों अगर दोनों आवेश अलग है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षित करेंगे और दोनों माइनस है तो भी प्रतिकर्षण होगा। यानी समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो आवेशित वस्तुएं गुब्बारे आवेश वाले होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी दो गुब्बारे हैं, दोनों के अंदर अगर आवेश का मान समान है, मान लो कि दोनों प्लस है दोनों माइनस है, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। जब एक आवेशित गुब्बारा एक अनावेशित गुब्बारे के पास लाया जाता है तो आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे में विपरीत आवेश को प्रेरित करता है। इस विपरीत आवेश के कारण अनावेशित गुब्बारा का आकर्षित क्या हो जाता है बच्चों, आकर्षित हो जाता है। यानी एक के अंदर प्लस का आवेश है, एक के अंदर माइनस का आवेश है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर 22 सवाल है कि कोलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है। तो चलो देख लेते हैं। कोलाइडोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें 3 आयताकार दर्पणों को एक प्रिज्म के आकार में जोड़ा जाता है। तो बच्चों कलाइडोस्कोप का मतलब हो गया ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक दर्पण को एक बेलनाकार ट्यूब में रखा जाता है। ट्यूब के एक सिरे पर रंगीन कांच के टुकड़े रख दिए जाते हैं और दूसरे सिरे पर एक देखने वाला छिद्र होता है। जब ट्यूब को घुमाया जाता है तो दर्पण में कांच के टुकड़ों में प्रतिबिंब बनता है, सुंदर और बदलते हुए पैटर्न दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें तो बच्चों अब हमारे पास 3 सवाल है, तीनों ही हमारे बड़े सवाल है, यानी निबंधात्मक प्रश्न है जो तीनों ही बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है, यानी बच्चों सीएनजी और एलपीजी। तो बच्चों सीएनजी की बात करें और एलपीजी की बात करें तो इसको तो बोलते हैं बच्चों, इसकी बात करें नीचे वाले की तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसको बोलेंगे बच्चों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा बच्चों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्योंकि बहुत बार इनका जो फुल फॉर्म है बच्चों पूरा नाम भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों ईंधन के रूप में संपीड़ित यानी सीएनजी और द्रवित यानी पेट्रोलियम गैस का उपयोग करने के लाभ क्या क्या है, यानी बच्चों सीएनजी और एलपीजी को यूज करने से क्या क्या फायदे हैं। ये सीधे जलाया जा सकता है, तो बच्चों इनको हम सीधा जला सकते हैं। इन्हें पाइपलाइनों के माध्यम से आसानी से ले जाया जा सकता है। तो बच्चों हमारे भारत के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर हमारी जो एलपीजी की लाइनें हैं और सीएनजी की लाइनें बिछी हुई है, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ये स्वच्छ ईंधन है और जलने पर प्रदूषण नहीं फैलाते, यानी इनको जलाने पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलता है, यानी कार्बन के कण नहीं बनते। ये जलने पर बड़ी मात्रा में उष्मा देते हैं, इनमें ऊष्मायमान अत्यधिक होता है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगले की बात करें तो बच्चों जो इसका ब वाला भाग है, वन उन्मूलन के परिणाम बताने हैं और गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन करना है। यानी वन उन्मूलन यानी वनों को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं वो बताना है। परिणाम क्या क्या होने वाले हैं, यानी वनों को काटने से हमें कौन कौन सी हानियां हो रही है। वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप व प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, यानी निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे जो हमारा तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है। इससे भूमि जल स्तर गिरता है, यानी भूमि के अंदर का जो पानी है वो कम होता जा रहा है। इससे वर्षा तथा भूमि की उर्वरकता में कमी आई है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी बच्चों, जल कम होता जा रहा है, यानी वर्षा में कमी होती जा रही है। भूमि की जो उर्वरक शक्ति है, यानी भूमि की जो ऊपरी परत होती है वो बच्चों ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो खत्म होती जा रही है। बाढ़ व अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ गई है। वन उन्मूलन से ग्लोबल वार्मिंग यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे जो भी हमारे हिमालय हैं उनका बर्फ पिघलता जा रहा है। इससे मृदा की प्रकृति
प्रभावित होती है। वन उन्मूलन से मृदा अपरदन बढ़ता है। बच्चों मृदा अपरदन का मतलब हो गया कि मिट्टी का कटाव होता है जिससे बंजर भूमि हो जाएगी और क्या बनता है बच्चों, रेगिस्तान। वो जहाँ पे पेड़ कम होते हैं वहां पे किसका निर्माण होता है, रेगिस्तान का निर्माण होता है। अगला है हमारा दूसरा है कि हमें बताना कि लिंग निर्धारण। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो चलो बच्चों इसको हम डायरेक्ट समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या होता है। तो बच्चों एक तो होता है मादा, एक होता है नर। तो मादा के अंदर कौन कौन से बच्चों, दोनों के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी इसके और 22 जोड़ी इसके, ये क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं। लेकिन एक जोड़ी दोनों का क्या होता है बच्चों, असमान होता है। अगर मादा की बात करें तो दोनों एक्स होते हैं, नर की बात करें तो एक एक्स और एक वाई होता है। एक्स का मतलब हो गया बच्चों की मादा यानी लड़की की बात हो रही, वाई का मतलब क्या हो गया, नर यानी पुरुष की बात हो रही है। तो चलो बच्चों यहाँ पढ़ लेते हैं कि दो गुणसूत्र, एक जोड़ी लिंग सूत्र होते हैं जिन्हें एक्स वाई कहते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है जबकि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है और युग्मनज करके 2 मादा शिशु में विकसित हो जाता है। तो चलो बच्चों ये किस प्रकार से बनाएंगे, देखो सबसे पहले अगर हमारे पास एक नर है और एक क्या है, मादा है। नर के अंदर तो एक्स और वाई 2 गुणसूत्र होते हैं, इसके अंदर दोनों क्या होते हैं, एक्स होते हैं। ये एक्स पहले इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, एक्स एक्स। ये एक्स पर इससे एक्स से क्रिया करेगा, क्या बनेगा, एक्स एक्स। एक्स और वाई मिलके एक्स वाई, ये एक्स वाई मिलके क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो बच्चों जहां पे दोनों एक्स है वहां पे किसका निर्माण होगा, मादा का। जहां पे एक एक्स और एक वाई है वहां पे क्या होगा बच्चों, एक वाई है तो भी नर होगा, दोनों वाई है तो भी नर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, नर हो जाएगा। यानी दोनों का अनुपात कितना हो गया, 50-50%। यानी बच्चों लड़का और लड़की होने की संभावना क्या होती है, 50-50% होती है। अगला है बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें बोला गया था कि अथवा का सवाल है कि पेट्रोलियम के परिष्करण को समझाइए। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों और उनका उपयोग क्या क्या है। तो बच्चों इनके संगठक और उपयोग की बात करें तो सबसे पहला है एलपीजी, यानी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में आती है। जो हमारे घर में खाना बनाने के लिए जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, हमारा एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है। पेट्रोल यानी मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। मिट्टी का तेल यानी बच्चों हमारा जो मिट्टी का तेल जिसको हम केरोसिन भी कहते हैं, तो स्टोव में, लैंप, लेट, वायुयान में किया जाता है। डीजल यानी भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों में किया जाता है। स्नेहक तेल स्नेहन के काम आता है। पैराफिन मोम बच्चों मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन में काम में आता है। बिटुमिन क्या हो जाएगा, पेंट तथा सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगर खंड ब की बात करें यहाँ पर तो बच्चों देखो हमें क्या क्या पूछा गया है कि भारतीय विशाल गैलरी का नाम बताइए और बाघ परियोजना को समझाइए। तो सबसे बड़ी गैलरी कौन सी है बच्चों, विशन है। बाघ परियोजना की बात करें यानी बाघों को किस प्रकार से हम संरक्षित रख सकते हैं, तो बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की घटती आबादी और साथ ही आगे हो जाएगा बच्चों इसके अंदर कि आबादी को संरक्षित रखना यानी बचाना और प्राकृतिक आवासों को बचाना। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या है, बाघों की संख्या में वृद्धि करना, बाघों के शिकार को रोकना, बाघों के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित रखना, बाघों के बारे में जानकारी फैलाना, बाघों के पारिस्थितिक महत्व को समझना। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इनको बचाने के कारण हो गए। अगला सवाल है हमारे पास कि ऋतुस्राव क्या होता है। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करते हुए इसका नामांकित चित्र बनाना है। चलो देख लेते हैं ऋतुस्राव क्या होता है। तो बच्चों यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्त्री में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं में सहित निस्तारित हो जाता है, जिसे स्त्रियों में ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव का लगभग बच्चों 28 से 30 दिन का एक बार आता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभे होता है, यानी बच्चों 13 से 19 साल की जो आयु होती है उसके अंदर स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है बच्चों, 45 से 50 साल की उम्र में ये खत्म हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रजोनी वृत्ति बोलते हैं। जब ये खत्म होने आता है, जब ये स्टार्ट होता है उसको तो रजो दर्शन बोलते हैं। यानी ऋतुस्राव जब स्टार्ट होता है पहली बार आता है उसको रजो दर्शन बोलते हैं। जब ये खत्म होने आता है उसको बच्चों रिजोनी वृत्ति के नाम से जाना जाता है। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज और बोली है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र बनाना है। चलो हम चित्र भी देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा इसका। तो बच्चों देखो ये पूरा मनुष्य का चित्र है। सबसे पहले हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अगली बात करें गले में कौन सी होती है, थायराइड यानी थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। अगली बात करें जो हमारी किडनी है उसके अंदर क्या होगी बच्चों, एड्रिनल ग्रंथि। साथ ही अग्नाशय ग्रंथि हो गई पेट के अंदर। स्त्रियों में बच्चों क्या होगा, यहाँ पर स्त्रियों में अंडाशय होता है और अगर पुरुष की बात करें तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। अगला सवाल की बात करें यहाँ पर कि बच्चों 24वां सवाल है कि मानव में नर जनांग का चित्र बनाइए और परखनेली शिशु क्या होता है इसके बारे में भी बताना है। चलो दोनों को देख लेते हैं। पहला है बच्चों यहाँ पर हमें
नर जनांग का चित्र बनाना है, यानी शुक्राणु का निर्माण होगा, सीसन होगा और वृषण का निर्माण होता है। अगली बात करें प्रकनली शिशु, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं प्रकनली शिशु क्या होता है। तो बच्चों इसकी पूरी क्रियाविधि, किसी स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं तथा भ्रूण गर्भाशय में स्थापित नहीं हो पाता है। पुरुष के वीर्य में शुक्राणु कम होने के कारण से संतान नहीं हो पाती। जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्रियां दाता के अंडाणुओं का निषेचन उनके पति दाता के शुक्राणुओं की सहायता से प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से करवाकर निषेचित युग्मों 8 कोशिकीय भ्रूण में फैलोपियन नलिका में तथा 32 कोशिकीय भ्रूण में गर्भाशय में रोपित किया जाता है। गर्भावती पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस शिशु को क्या कहा जाता है बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी, या हम इसको प्रकनली शिशु के नाम से भी जानते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर बैक को देख लेते हैं कि यहाँ पर बोला है कि मानव में, नहीं बच्चों दूसरा कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है और पासर परावर्तन को समझाइए। तो बच्चों स्ट्राइकर कैरम सिक्के और कैरम बोर्ड के बीच घर्षण को कम करने के लिए पाउडर को कैरम बोर्ड पर मिलाया जाता है। बच्चों किसके लिए मिलाए जाते हैं, घर्षण कम करना, यानी अगर हम एक तो बच्चों कैरम की गोटी हो गई, एक क्या हो गया कैरम बोर्ड हो गया, दोनों के बीच एक लेयर का काम करेगा, यानी एक परत बना देगा जिससे घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। पाउडर बोर्ड के पृष्ठ को चिकना कर देता है, इस प्रकार स्ट्राइकर और सिक्के उस पर आसानी से गति कर सकते हैं। दूसरा है पासर परावर्तन, जब किसी समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब देखा जाता है तो बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग तथा दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है, अर्थात बिंब व प्रतिबिंब के पासर आपस में पलट जाते हैं। समतल दर्पण में दिखाई देने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर बच्चों हमारे पास कोई दर्पण है, अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट होता है वो तो क्या हो जाता है राइट, और राइट क्या हो जाता है बच्चों लेफ्ट हो जाता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन बोलते हैं, यानी एक दूसरे का उल्टा दिखाई देना। अगला सवाल है हमारा अथवा वाला कि मानव में मादा जनांग का नामांकित चित्र बनाइए, लैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। चलो इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमें मानव में मादा जनांग के चित्र बनाने हैं। ये अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी और गर्भाशय हो गया, 3 भाग हो गए। अब हमें इसकी क्या बतानी, 2 विधि। अलैंगिक जनन में नर तथा मादा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जीव स्वयं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैनी जनन की वह विधि जिसमें या तो नर भाग लेता है या मादा भाग लेती, कोई एक ही भाग लेता है उसको हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। पहली विधि है मुकुलन, पूर्ण विकसित पौधे के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना होती है जिसे मुकुल कहा जाता है। साथ ही बच्चों संरचना बनी होती मुकुल कहा जाता है। शरीर की कोशिकाओं में से केंद्र को 2 भागों में विभाजित हो जाती तथा इनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पेतक जीव के शरीर से पृथक हो जाता है तथा वृद्धि करके एक नया जीव का निर्माण करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा चित्र है वो किसका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा हाइड्रा का चित्र है। किसका है बच्चों, हाइड्रा के अंदर मुकुलन पाया जाता है, यानी यहाँ पे उबार आ जाएगा जिससे क्या होते हैं मुकुल और नया जीव विकसित हो जाता है। खंडन विधि, जलीय पादप जैसे शैवाल में खंडन विधि द्वारा गुणन होता है। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड नए जीवन के रूप में वृद्धि करने लगता है, ये परस्पर चलता रहता है। तो बच्चों खंडन यानी एक कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं में टूट जाती है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, अमीबा में क्या होता है द्विविखंडन पाया जाता है। चलो इसका अगला सवाल देख लेते हैं। तो बच्चों अगला जो सवाल है बे वाला, उसको देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य क्यों है, स्पष्ट कीजिए, विक्षेपण किसे कहते हैं, और मानव नेत्र का हमें नामांकित चित्र भी बनाना है। चलो देख लेते हैं दोनों को किस प्रकार से करना है। घर्षण उपयोगी, यदि पेंसिल और कागज के बीच घर्षण न हो तो लिखना संभव नहीं है, यानी घर्षण बल के कारण ही हम कागज और पेंसिल की वजह से लिख पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाने में समर्थ हैं। घर्षण के बिना माचिस को जलाना असंभव है। यदि वाहनों के ब्रेक और पहिए के बीच घर्षण ना हो तो ब्रेक काम नहीं करता है। घर्षण हानिकारक भी है, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे पेज घिस गया, बॉल बेरिंग घिस गए, और जूते की जो सोल होती है नीचे वाली वो भी क्या होती है बच्चों, घिस जाती है। वो किसके कारण होती है, घर्षण बल के कारण होती है। अगला हमें बोला था कि मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं, तो बच्चों उसको वर्ण विपेक्षण कहते हैं, यानी बच्चों प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाना। ये श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है बच्चों, 7, जिसको हम विबग्योर के नाम से बच्चों विबग्योर के नाम से क्या कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। अगला है मानव नेत्र मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। मानव की आंख एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है। मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से भाग है। सबसे आगे की बात करें बच्चों, ये यहाँ पर कोर्निया और होता है जो आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, जहां से सूर्य का प्रकाश अपनी आंखों में प्रवेश करता है। पुतली होती है, उसके अंदर क्या होती है बच्चों, परितारिका, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली क्या करती है बच्चों, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो लेंस काम में लिया जाता है वो बच्चों हमारा उत्तल लेंस होता है जो वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पक्षमापी पेशियां क्या करती है बच्चों, आंख को बंद करने और खोलने का काम करती है।
दृष्टि पटल क्या हो गया बच्चों, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के काम आता है। दृक् तंत्रिका क्या करती है, अगर हमें किसी चीज को देखना है तो इसकी जो संवेदनाएं होती है वो किसके पास जाती है, मस्तिष्क, जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। बच्चों यहाँ पर जो लेंस है और दृष्टि पटल यानी जिसको रेटिना भी बोलते हैं, इनके बीच में जो द्रव भरा हुआ होता है उसको हम काचाभ द्रव के नाम से जानते हैं। चलो एक एक करके इनकी कार्यविधि पढ़ लेते हैं। दृढ़ पटल, मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान है। यह बाहर से एक दृढ़ पारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। इस परत को दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं। इसे भीतरी भागों की क्या करता है बच्चों, सुरक्षा करता है। रक्त पटल, दृढ़ पटल के भीतरी भाग पर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहते हैं। ये आपतित आवेशित करता है जिसे रेटिना को प्रदर्शन प्रदान करता है। कोर्निया, नेत्र के सामने एक छोटा सा भाग होता है जो बच्चों क्या करता है, सूर्य के जो भी प्रकाश आएगा उसकी आंखों में जाने देता है। परितारिका क्या करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करती है। पुतली परितारिका के बीच में छिद्र को पुतली कहते हैं। परितारिका की मांसपेशियों के संकुचन, विस्तारण और आवश्यकता अनुसार कम आकार ज्यादा करने का काम करती है। लेंस क्या है बच्चों, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कौन सा लेंस होता है। अगर बात करें तो उत्तल लेंस होता है, वह एक तो वास्तविक बनाएगा और एक सीधा प्रतिबिंब बनाने के काम आता है। अगला है बच्चों जलीय द्रव की बात करें, जिसको बच्चों कोर्निया, नेत्र के बीच एक पतला द्रव भरा होता है। कोर्निया व अन्य भागों को पोषण प्रदान करना है। इस द्रव का अपवर्तनांक 1.33 होता है। काचाभ द्रव, लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है जिसको हम काचाभ द्रव के नाम से जानते हैं। दृष्टि पटल, ये पटल के नीचे एक पारदर्शिक झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण कोर्निया नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है। रेटिना पर अनेक सुरगाई कोशिकाएं होती है जो प्रकाश ऊर्जा मिलते ही सक्रिय हो जाती है और विषम सिग्नल उत्पन्न करती है। अगला बच्चों पीत बिंदु व अंध बिंदु, रेटिना के मध्य एक पतला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ये सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। जिस स्थान पर प्रकाश की सुग्राहियां शून्य होती है उसे अंध बिंदु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आज का जो अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है। चलो इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले था कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, समझाइए। चलो ए और ब दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। किसी चालन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है, इसे विद्युत धारा का प्रभाव कहते हैं। अर्थात किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर निक्षेप दिखाई देता है। ये क्रियाएं उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। विद्युत लेपन यानी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत लेपन यानी विद्युत के द्वारा। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की प्रक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। प्रयोग, किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। इसमें 10x4 आकार की प्लेटों को रेगमाल से साफ करते हैं, रेजमाल होगा बच्चों, साफ करते हैं, फिर पानी से धोकर सुखाते हैं। तब धातु की प्लेटों में एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कर कॉपर सल्फेट के विलयन में भरने से डुबोते हैं। इसका परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करने देते हैं। अब प्लेटों को विलयन से बाहर निकालकर ध्यानपूर्वक देखते हैं। ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे की परत चढ़ जाती है, जबकि कॉपर सल्फेट विलयन को जल में घोला जाता है। ये कॉपर धनायन तथा ऋणायन का सल्फेट विलयन विभाजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर धनायन बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता तथा उस पर जमा होता है। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े तांबे के प्लेट से समान मात्रा पर कॉपर विलयन को घोल दिया जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो बच्चों एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का विलयन है। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक तो कॉपर अलग हो जाएगा और एक सल्फेट क्या हो जाएगा अलग, ये धनायन पे हो जाएगा, ये ऋणायन पे चला जाएगा। इसको बच्चों विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला एक टिन को कि बच्चों जो द्रव होता है वो बच्चों जो दाब डालता है दीवारों पे वो बताना। एक टिन को लेकर एक दीवार पर भिन्न भिन्न ऊंचाई का 3 पतला छिद्र कर देते हैं, इसे स्टॉप कॉर्क से बंद कर देते हैं। ये टिन में पानी भर लेते हैं, तीनों छिद्रों को एक साथ खोल देते हैं। हम पाते हैं कि जल भिन्न भिन्न दूरियों पर जाकर गिरता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दीवारों पे क्या डालता है, दाब डालता है। तो बच्चों आप चित्र भी देख सकते हो। अथवा का सवाल है, आज का अंतिम सवाल है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन प्रक्रिया द्वारा अनेक वस्तुओं को लेपन किया जाता है, प्रमुख उदाहरण बताना है। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं ये भी हमें बताना है। तो बच्चों पहले की बात करें वो विद्युत लेपन के उपयोग। विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने तथा चांदी बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा उपयोग धातु एस से शुद्ध धातु प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों यहाँ पर कि पुलों तथा स्वचालित वाहनों में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उन पर जंग ना लगे, यानी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। आज का अंतिम सवाल है बच्चों यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वह छोटी हो या बड़ी एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, इसे ही गुरुत्व बल कहते हैं। ये एक आकर्षण बल है, गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। यदि हम
बगैर हमारी जानकारी का हम समय लगता है। वस्तुएं पृथ्वी पर इसलिए गिरती है क्योंकि उनमें आकर्षित करती है। पेड़ों से पत्ते गिरना, फूलों का जमीन पर गिरना, नल खोलने पर पानी का जमीन पर गिरना, नदियों का पानी नीचे की ओर बहना गुरुत्व बल का ही उदाहरण है। तो बच्चों ये क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी प्रत्येक वस्तु क्या करती है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये हमारा शेखावटी मिशन है, जो बच्चों बड़ी यानी 10th और 12th के लिए सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला एक बच्चों माध्यम है, जिसके द्वारा बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। तो बच्चों ये उसका मॉडल पेपर 1 था। बहुत इसके एक मॉडल पेपर होता है और है बच्चों। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर आप पर बात करें तो दोनों पेपर में से मिला के हो सकता है कि पूरा पेपर ऐसा का ऐसा ही मिल जाए दोनों को मिला के, क्योंकि बच्चों 10th और 12th के अंदर इसमें से ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों ये मैथ और साइंस दोनों के पेपर इसने अवेलेबल करवाए हैं। तो बच्चों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको जरूर देखें, साथ ही एक वीडियो और आएगी, उसको भी आप जरूर देखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।